स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और हिंदी एजुकेशन में। और इसमें मैं सिंटेक्स के चैप्टर के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है सपोजिशनल सेंटेंसेस। इसको अगर एक पॉइंट है सपोजिशनल सेंटेंसेस, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं इसके थ्रू। और ये भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखते हैं, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, ठीक है, चाहे उसके बाद भी अगर हाईएस्ट में चले जाएं तो स्टेट पीसीएस या फिर सेंट्रल में चले जाएं तो यूपीएससी या फिर जितने भी सेंट्रल पीसीएस हैं, स्टेट पीसीएस हैं, उन सब में आने वाले जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उनमें इन सभी इस सिंटेक्स का जो चैप्टर है, इसके हर एक पार्ट्स में से किसी न किसी एक पार्ट से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में होते ही होते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बनाने का कार्य इस सब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट्स में बहुत सारे ऐसे नियम हैं, जिस नियम को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप उन सबको जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो फिल इन द ब्लैंक्स के साथ ही साथ जो भी कॉमन एरर्स जो सिलेक्ट करने वाले जो रहते हैं, डिटेक्ट करने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी आप बड़ी आसानी से बना पाएँ, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम सिंटेक्स के एक सपोजिशनल सेंटेंसेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से उनको भी कुछ जानकारी मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सिंटेक्स का पार्ट 3 पढ़ेंगे, सिंटेक्स का इंट्रोडक्शन। और सिंटेक्स का पार्ट 2 हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो कि इसका प्लेलिस्ट में, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मैं दे चुका हूँ उन सबका, ठीक है। अलग से सिंटेक्स का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे आप जाकर के सिंटेक्स के इंट्रोडक्शन को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और सिंटेक्स का पार्ट 2 को भी आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल हो। कम से कम इंट्रोडक्शन को आप ज़रूर देखें, ठीक है, इससे समझ में आए कि ये सिंटेक्स का जो चैप्टर है उसका बेसिक क्या है, ठीक है। क्योंकि बेसिक जब तक अगर आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उसका कोई भी लेवल आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, किसी भी लेवल के आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप पहले इंट्रोडक्शंस को आप जाकर के समझ लीजिए कि क्या इसका बेसिक सिस्टम है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में सपोजिशनल सेंटेंसेस के बारे में। सपोजिशनल सेंटेंसेस क्या होता है कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं आम भाषा में कि काश मेरे पास वो होता, काश वो मेरा होता, काश ये चीज़ हम अचीव कर लिए होते, काश ये हम उसको अपना, वो मेरे अंदर में आ चुका होता, ठीक है। मतलब ऐसा शब्द आता है जिसमें हम एक, क्या कहते हैं ना, कि मतलब एक ऐसा शब्द जो कि इम्पॉसिबल हो, लेकिन पॉसिबल हो, इसकी भी गारंटी, इम्पॉसिबल हो लेकिन थोड़ा कठिन में पॉसिबल माना जा सकता है। इम्पॉसिबल जिसे हम ये सोच रहे हैं कि वो मेरा हो सकता था, वो उससे हम अचीव कर सकते थे, उस काम को हम उस काम को कर सकते थे, ठीक है। इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आते हैं काश लगा करके, ठीक है, या जिसे हम हिंदी भाषा में अगर कहें, हिंदी में अगर व्यवस्थित तरीके से, तो यदि का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। यदि का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसका इंग्लिश होता है इफ़ होता है, ठीक है। यदि के बाद आता है कि सब्जेक्ट की काश, जिसका इंग्लिश विश भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, आई विश, ठीक है। उसके बाद एक और शब्द इसमें आता है कि यहाँ तक कि, ये भी एक सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं दोस्त, ठीक है। तो जो भी सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं उसको आप पहले देख लीजिए क्या क्या होते हैं। पहला होता है इफ़, ठीक है। उसके बाद एज इफ होता है। इफ़ का मतलब तो हम बता चुके हैं यदि, ठीक है, लेकिन एज इफ का मतलब क्या होता है, उसी का लगभग बराबर होता है। एज इफ का जो मतलब होता है यहाँ तक कि, अगर हम किसी को बात कर रहे हैं, उसी बात में अगर हम कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, ऐसे मतलब अनुमानित तरीके से, ठीक है, यानी कि कल्पना करते हुए हम एक ऐसे बात को कर रहे हैं जिसमें कि हम यहाँ तक कि, इस तरह की कोई भी बात या फिर कोई भी बातों को अपनी बात में ला रहे हैं, बातचीत में,
तो उसमें एज लगा करके वो जो सपोजिशनल वर्ड है उसका इस्तेमाल करते हैं, वही इसमें हुआ है एज इफ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एज इफ, यहाँ तक कि संकल्पना भी किया जा रहा है और यहाँ तक कि उसमें यानी कि कंफर्मेशन भी दिया जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से एस्थाव का भी होता है, यहाँ तक कि। ठीक है, सेम चीज़ होता है, लेकिन आपको देखना होगा कि कौन सा कहाँ पे लगेगा। ठीक है, यानी कि एसिफ में यहाँ तक कि अगर छोटी मोटी बातें हो तो उसमें आप उसमें लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी बातों में वजन डालना हो या फिर कुछ स्टैंडर्ड टाइप की बात हो रही है उसमें, तो आप एज थाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल वर्ड है एज इफ। ठीक है, एज थाव थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है। उसके बाद होता है आई विश, काश। विश का मतलब होता है काश। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जितने भी सपोजिशनल सेंटेंसेस आते हैं, काश, यदि, यहाँ तक कि। ठीक है, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आते हैं, शब्द आते हैं आपके, आप उससे आप खुद भी फीलिंग कर सकते हैं कि कौन सा बात हम जो कर रहे हैं उस बात में क्या उसमें संभावना या फिर कल्पना की जाने वाली बात है। ठीक है, संभावना ने कल्पना करना है आपको, क्या हम कल्पना करके कौन कौन सी बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात समझ लीजिए कि इसमें वर्ब के यूज में यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इसमें हेल्पिंग वर्ब वेयर का यूज करेंगे, WERE। ठीक है, वेयर का यूज करेंगे। मिनट, वेयर का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी सब्जेक्ट है ना वो अपने आप में एक वर्ड है। ठीक है, और ये मूल रूप में क्या है, अपने आप में ये एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है, कोई भी वर्ड जो होता है वो अपने आप में यानी कि मूल रूप में उसका जो, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि गो, जाना का इंग्लिश होता है गो। ठीक है, ये इसका भी एक वर्तमान एक मूल रूप है, यानी कि इसका जो अस्तित्व है वो गो है। इसके साथ हम IN वर्ब का जो है वर्ब 1 से लेकर के ये भी वर्ब 1 में है, यानी कि मूल रूप में। उसके बाद वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी मूल रूप में है। तो कोई भी वर्ड जब भी मूल रूप में होता है तो वो प्लूरल में होता है। ठीक है, यानी कि बहुवचन में होता है, जिसको हम लोग सिंगुलर में करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें गो के साथ जो भी वर्ड होगा आपका, सिर्फ गो ही नहीं, जो भी वर्ड होगा उसमें हमको एस या एस का इस्तेमाल करना होता है। अब एस का इस्तेमाल कहाँ होगा, एस का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, उसके लिए भी मैं एक नेक्स्ट में वीडियो बना करके लाऊंगा, उसके भी जल्द से जल्द। ठीक है, तो आप फिलहाल समझिए कि कोई भी वर्ड को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग एस या एस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर सिंगुलर है, अगर वो उसमें पहले से ही जैसे कहीं रहता है गोज। ठीक है, प्लूरल वाले सब्जेक्ट में आप टेंस पढ़े होंगे, तो इसमें आप इस तरीके से सेंटेंस गो या गोज इस तरह के वर्ड्स को पढ़े भी होंगे। अगर उसमें सिंगुलर है, ये तो भी सिंगुलर है। ठीक है, एस लग चुका है इसमें, तो अगर इसको अगर हमको कन्वर्ट करना होगा यानी प्लूरल में लाना होगा तो ई और एस को हटा देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने मन से हटाना है, वहाँ पे जो सेंटेंसेस हो गए सेंटेंस के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे कि वेयर का इस्तेमाल इसलिए होगा क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें आई लग गया है, ये सिंगुलर है, इसका मतलब इसको ध्यान में नहीं रखना है। इसके साथ में हमने दिखाया यहाँ पर भी ही शी, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है उसके साथ में। ठीक है, तो ये जो भी वर्ड्स हैं ये सिंगुलर वर्ड्स हैं, सॉरी अभी ये वर्तमान में प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ड है। ठीक है, तो उसके साथ में हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब का भी हम लोग प्लूरल यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट जिस फॉर्म में है प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर तो सिंगुलर, उसके साथ में वर्ड यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वेयर का यूज करेंगे हम लोग हमेशा, चाहे कोई भी सेंटेंस है। सेंटेंस में
में फर्स्ट में यही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। उसके बाद जो, क्योंकि कंडीशनल वाले सब्जेक्ट्स में दो सेंटेंस बनते हैं, दो बात हम लोग करते हैं हमेशा। यदि ऐसा होता तो वो वैसा होता, ठीक है। एक सब्जेक्ट ऐसा और दूसरा वैसा, तो हमेशा फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट हो सेंटेंस होगा उसमें हम लोग वेयर का इस्तेमाल करेंगे। सब उसके बाद जो आएगा, ठीक है, फर्स्ट के बाद सेकंड जो हमारा उसी में आएगा सेंटेंस, उसमें हम लोग पहले देखना पड़ेगा उसमें कि कौन सा टेंस के अंतर्गत वो आ रहा है, ठीक है, और कौन सा उसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है या वर्ब है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगर कहीं कोई दिक्कत लगे तो कमेंट में आप कीजिएगा कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, उससे मैं फिर से आपको दूसरी वीडियो में बता सकता हूँ, ठीक है। या फिर अगर कोई फीडबैक भी होगा इसमें तो फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप दे सकते हैं। फिलहाल इसमें हमें क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। फिलहाल मेरा जो मिटाने वाला है वो कहीं मैंने लाना भूल गया, तो हाथ से मिटा लेंगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट इसमें बना करके देखते हैं हम, सॉरी एक सेंटेंस बना करके देखते हैं, जैसे कि जिससे काश वह गाड़ी मेरी होती, ठीक है। इसमें आपको पहले देखना होगा ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है। इसमें दो सब्जेक्ट आ गए, दो सेंटेंस आ गए इसमें, एक यहाँ काश, ठीक है, इसके शब्द में आई होप, आई विशेष, ठीक है। होप का मैंने इस्तेमाल नहीं किया था लेकिन देखा मैंने आई होप, ठीक है, मैं ऐसी कामना करता हूँ, होप का मतलब हो जाता है, यानी कि वो भी सपोजिशनल सेंटेंसेस के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन उसमें होप का मतलब क्या होता है कि एक तरह का कि मैं आपके लिए प्रेयर दुआ करता हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं उसमें। तो काश का इंग्लिश क्या होता है, विश होता है, ठीक है। आई विश एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वह गाड़ी मेरी होती, ठीक है, वह गाड़ी मेरी होती, तो डेट इज माई कार, आई विश इट इज माई कार। काश वह गाड़ी मेरी होती, आई विश, काश का इंग्लिश आई विश, दूसरा सेंटेंस वह गाड़ी मेरी होती, डेट इज माई कार, वह गाड़ी, मैं उसे इंडिकेट कर रहा हूँ, वह गाड़ी मेरी होती। तो जब इस निर्जीव फॉर्म में आता है, ठीक है, तो वह के लिए डेट यूज करते हैं, और अगर यह होता है इसमें तो हम लोग दिस का, यह का इंग्लिश दिस होता है, लेकिन वो हम लोग जहाँ पे निर्जीव होता है वहाँ पे इट यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान में रखें। उसी तरीके से जैसे कि सॉरी यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी कहा था, इसमें हमेशा वेयर का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ये ना यहाँ पे आई विश डेट वेयर माई कार, ठीक है। उसी तरीके से एक और सब लोग सेंटेंस को देख लेते हैं, ठीक है। इसको भी मिटा लेता हूँ, यदि मैं डस्टर अपना भूल गया हूँ। जैसे कि एक और सब्जेक्ट है, एक और सेंटेंस नहीं लेते हैं। भाई होता, ठीक है। ये सब्जेक्ट सेंटेंस है, काश वह मेरा भाई होता, ठीक है। काश वो मेरा भाई होता, काश वो मेरा टीचर होता, ठीक है, काश वो मेरा दोस्त होता। तो इस तरीके से जब सेंटेंसेस आते हैं तो इसके लिए इसमें काश में हमेशा हमने उस वक्त भी आई लगाया, जबकि वहाँ पे मैं का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन वो मैं आई का इस्तेमाल इसलिए हुआ वहाँ पर
क्योंकि वो जो कहीं ना कहीं वो अपने बारे में सोच रहा था, अपने को रिलेट कर रहा था, इसलिए। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई विश, यानी कि मैं किसी कल्पना करता हूँ, मैं अपनी कामना करता हूँ कि वह मेरा भाई होता है। He were my brother। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, ये तो एक समझे कि प्रेजेंट टाइप की, प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। ठीक है, होता प्रेजेंट में ही, मतलब वो अब वो मेरा नहीं है, वो किसी और का है, लेकिन मैं कामना करूँ कि इस वक्त वो मेरा होता। ठीक है, होता यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे काश लगाते हुए वह प्रेजेंट टाइम में होता का वो कह रहा है कि अभी वो मेरा होता। ठीक है, अब इसी तरह से एग्जाम्पल और ले लेता हूँ कि जो है फ्यूचर टेंस को ले लेता हूँ। ठीक है, यदि वह यहाँ आता, ठीक है, उसे पढ़ाता। अब ये क्या हो गया, अगर वो यहाँ आता तो मैं उसे पढ़ाता, ईश्वरी ये पढ़ाता, ये भी प्रेजेंट का ही बात हो रहा है। ठीक है, यदि वह आता है, आएगा, यहाँ पे लिखना है क्योंकि हम लोग फ्यूचर में जा रहे हैं ना। ठीक है, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या है, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। वो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर वो यहाँ आ जाएगा तो मैं उसे पढ़ा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, इफ इफ if he come if he come here if he come here then I will teach him। क्या है, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। इफ ही कम हेयर देन आई विल टीच हिम, यदि वह यहाँ आता है, आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये एक तरह का, ये भी एक हो गया फ्यूचर में कही जाने वाली बात सपोज करके। ठीक है, अब इसी में एक और सब देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यदि देखता, क्या है इसमें कि काश मैं यूपी जाता तो मैं ताजमहल जरूर देखता। ठीक है, या फिर यूपी की जगह आगरा कर देता हूँ। ठीक है,
काश मैं आगरा जाता ताज तो मैं सॉरी तो मैं ताजमहल जरूर देखने जाता। ठीक है, देखने जाता। काश मैं आगरा जाता तो मैं ताजमहल जरूर देखने जाता। आई विश आई विश गो टू आगरा। आई विश आई विश ये अलग कास्ट का, ठीक है। फिर यहाँ से इसका बनाना है, आई विश आई गो टू आगरा। देखिए आप इस आई को भी इंडिकेट करते हुए बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर आप देखते हैं तो अच्छा लगता है, एक अलग से पता चल जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है। इसमें क्या है कि प्रेजेंट हो जाता है, आई विश गो टू आगरा। आई विश आई गो टू आगरा देन watch देखिए इसको जरूर हटा दीजिए, ठीक है। काश मैं आगरा जाता तो मैं ताजमहल देखने जाता। आई विश आई गो टू आगरा देन आई गो टू वॉच दी ताज। ठीक है, ताज वॉच द ताज, गो टू वॉच द ताज। यहाँ पे सी एच लगता है। आई विश आई गो टू आगरा देन आई गो टू वॉच द ताज। काश मैं आगरा जाता तो मैं ताजमहल देखने जाता। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है यही समाप्त होता है। और दोस्तों आप जो भी मैंने बताया है इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें आप और भी ज़्यादा सोचिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आप जब भी आप कोई भी बात करते हैं ना इस तरह की बातें को तो आप उसे नोट कर लीजिए, फिर याद रख लीजिए। ठीक है, और उसका आप इंग्लिश बाद में करने की कोशिश कीजिए, फिर तुरंत करने की भी कोशिश कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आपका जो सेंटेंस है इससे रिलेटेड जो पोजिशनल सेंटेंसेस हैं वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। और कभी भी आप अगर किसी से बात करते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस में अगर बात करेंगे जब नेक्स्ट टाइम, तो आप जैसे इंग्लिश में आप उससे बात कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनमें भी आप आसानी से बना करके उनके सोल्व करके आ जाएंगे आप। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।